हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋषि आनंद है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई मैथ्स गुरु। इस चैनल पे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। ये मेरी पहली लेक्चर है जो कि मैं परसेंटेज के ऊपर बना रहा हूँ। इसमें मैंने परसेंटेज के बेसिक्स को डिस्कस किया है और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को भी डिस्कस किया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे अगर आप IBPS, SBI बैंक पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और SSC CGL और CHSL का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये मेरी पहली लेक्चर है, आप इसे ज़रूर देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है, और अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर पॉसिबल हो तो मैं उसको मॉडिफाई करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी लेक्चर। जैसा कि हमने परसेंटेज पे स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे लिख रखा गया, परसेंटेज को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका होता है पर, दूसरा होता है सेंट और तीसरा होता है आपका एज। ये 3 वर्ड्स को मिलकर बनता है आपका परसेंटेज। एज जो होता है वो आपको एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है, सेंट जो होता है आपका वो 100 होता है, और पर जो होता है आपका दिस इज़ पर। तो ये 3 चीज़ को मिलकर आपका क्या बनता है, परसेंटेज बनता है। एग्जिस्टेंस मतलब जो भी हमारा मटेरियल जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी थिंग मेरा एग्जिस्ट कर रहा है वो 100 में 100 में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ परसेंटेज। और एक और यहाँ पर आपका फॉर्मूला है जिसको जो कि आपका कंपेयर्ड एंड देन कंपेयर्ड विथ, मतलब किसकी तुलना कर रहे हैं आप, कंपेयर्ड और किसके साथ कर रहे हैं, वो कहाँ आप लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कंपेयर्ड जिसकी आप तुलना कर रहे हो वो लिखेंगे आप ऊपर में, और कंपेयर्ड विथ जिसके साथ आप तुलना कर रहे हो वो कहाँ लिखेंगे, आप नीचे में लिखेंगे। जैसे कि अगर किसी के बच्चे की बोलते हैं हम लोग, कोई स्कूल में कोई एक बच्चा है जिसके बोलते हैं अगर हम लोग 320 मार्क्स आए हैं, तो 320 मार्क्स आए हैं तो ये 320 को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और बोला जा रहा है कि ये 320 मार्क्स जो आए हैं उसके कितने में आए हैं, उसके 500 में उसके 320 मार्क्स आए हैं। तो हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं, 320 को कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, 500 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने 320 को ऊपर में लिखा और 500 कहाँ पे लिखा, नीचे में लिखा, और इसको फिर यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों ने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये भी दोनों जीरो कैंसिल हो गया, और ये 5 से अगर हम लोग इसको काटते हैं, अगर 5 तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे, 5 6 जा 30 एंड देन 5 4 जा 20, मतलब उस बच्चे के कितने परसेंटेज मार्क्स आए, 64% मार्क्स आए। तो यहाँ पे जो 320 था वो क्या था, आपका एग्जिस्टेंस था, जो कि आपका एग्जिस्ट कर रहा था, इतने उस बच्चे के मार्क्स आए थे। और कितने में आए थे, ये 100 आपको किसको कर रहा है, 500 को। कितने में आए थे, 500 में आए थे, और 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या निकल गया, परसेंटेज निकल गया। मतलब कंपेयर हम किसका कर रहे थे, 320 कर रहे थे, कंपेयर्ड विथ किसके साथ कर रहे थे, 500 के साथ कर रहे थे, और उस बच्चे की फिर कितने परसेंटेज मार्क्स आ गए, 64% मार्क्स आ गए। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे, याद करनी पड़ेगी। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है, इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे लिख लीजिए, अगर 1 यहाँ पे लिखा रहता है, अगर 1 होता है तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं क्या है, वो 100% है। इट मीन्स क्या होगा, वहाँ पे वो 100% है। और 1/2 कितना हो जाएगा, 50%। उसी तरह 1/2 को हम लोग क्या, अगर जब भी आपको 1/2 लिखा हो कहीं पे मिले तो इट मीन्स क्या है, वो 50% है। और 1/3 लिखा हुआ अगर मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है, 33.33%। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं, 33 1/3%। तो आपको दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, 33 1/3% भी बोल के पूछा जा सकता है, या 33.33% करके भी आपको पूछा जा सकता है। तो डोंट बी कन्फ्यूज, 1/3 भी वही चीज़ है, 33.33% है, और 33 1/3% भी 1/3 है। उसी तरह देखिए नीचे में 1/4 कितना आपका होगा, 25%, 1/5 कितना होगा आपका, 20%, 1/6 होगा 16.66%, एंड उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 16 2/3%। उसी तरह नीचे देखिए 1/7 हो जाएगा 14.28%, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं 14 2/7%। और 1/8 हो जाएगा आपका 12.5%, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं 12 1/2%। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा 1/9 होगा आपका 11.11%, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है 11 1/9%। एंड 1/10 इज़ 10%, एंड 1/11 इज़ 9.09%, एंड इन मिक्स फ्रैक्शन 9 1/11%। नेक्स्ट इधर देखते हैं 1/12 हो जाएगा आपका 8.33%,
और इसको देखिएगा एक चीज़, अगर हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करें तो इसको लिखा जा सकता है 8 1/3%। ये दोनों को इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 8 1/3%। नेक्स्ट आ जाइए 7 1/13 होता है 7.69%। उसी तरह 1/14 होता है 7.14%। और उसी तरह 1/15 हो जाएगा 6.66%। 1/16 हो जाएगा 6.25%। 1/17 हो जाएगा 5.88%। और 1/18 हो जाएगा 5.55%। 1/19 हो जाएगा 5.25%। एंड 1/20 हो जाएगा 5%। एंड 1/25 इज़ 4%। ये अगर आप सारा चीज़ अगर आप मेमोराइज़ कर लेते हो, सारा चीज़ याद कर लेते हो, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम में अगर लिखा आता है 8.33%, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, इसका मतलब क्या है 1/12। इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 8.33% बोल रहा तो बाई 100 किए फिर उसको डिवाइड करके देख रहे, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बोल रहे अगर इसको आप याद कर लेते हो तो जहाँ भी आपको दिखेगा 8.33% लिखा हुआ, तो आप तुरंत सोच लो क्या है इसका, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो 1/12। तो ये सारा आप याद कर लेते, परीक्षा में बस इतने से ही आपको रहते हैं सवाल, इसके बाहर से सवाल नहीं रहते। आई होप आप ये याद कर लेंगे और आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सपोज़ कीजिए अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जैसे अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन दे रखा है, मैं इसमें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो, बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। जैसे ये फ्रैक्शन दे रखा है, मेरे पास दे रखा है 11/7। तो 11/7 को अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 4/7 लिख सकते हैं ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1 + 4/7 फिर से वही हो जाएगा 11/7। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 हमने अभी पीछे देखा था ना, 1 का मतलब कितना होता है 100%, लिख लिया हमने 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस में आ गया आपका प्लस 4/7 है, तो 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/7। और 1/7 कितना था आपका पीछे में 14 2/7 था ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 100 + 4। और यहाँ पे कितना लिखिएगा आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 14 2/7। यही चीज़ हमने अभी देखा था ना पीछे, ये परसेंटेज में इस तरह से डिफाइन रहता है। तो अभी देखिए यहाँ पे 100 तो वही का वही है, 100 क्या आपका वही का वही है। अब देखिए यहाँ 4 जो है, एक तो 14 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2/7 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 14 2/7 का मतलब क्या होता है 14 + 2/7 एग्जैक्टली होता है, यही चीज़ है 14 + 2/7। यही चीज़ करते हैं ना, 7 × 14 करिएगा, फिर उसको 2 से प्लस कीजिएगा। तो वही चीज़ें हम क्या करेंगे, 4 से एक बार 14 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा। और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो 8/7 है, तो यहाँ से और एक निकल जाएगा 1, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/7 लिखा जा सकता है ना। तो देखिए ये फाइनली पूरा कितना है, इसका जवाब कितना है देखिएगा, 100 यहाँ पर है, 56 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो ये 56 + 1 कितना हो जाएगा 57, और प्लस 100 कितना हो जाएगा 157 1/7। इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, ये हमने परसेंटेज में लिखा है 11/7 को। अगर आप इस परसेंटेज से फिर 11/7 पे जा सकते हैं, अगर आप 100 से डिवाइड करें तो फिर से ऐसे पहुंच सकते हैं, और 11/7 से फिर से हमने इधर पहुंचा। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। और ये एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये 31/6। इसको हम लोग लिखा जा सकता है इस तरह से 5 + 1/6 लिख सकते हैं ना, 5 + 1/6। तो 5 देखिए फिर से, अगर 1 आपको 100% के बराबर है तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा 500% के बराबर हो जाएगा ना। और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/6 को कितना लिख सकते हैं देखिएगा, देखिए 1/6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 16 2/6
3 लिखा जा सकता है ना। अब देखिए 500 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, 500 यहाँ पे हो जाएगा 516, और यहाँ पे साथ में कितना लिख लेंगे हम लोग, 2/3, ठीक है। इतने परसेंटेज के ये क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 31/6। अब यहाँ पे और एक और है, देखिए क्वेश्चन एक और है हमारे पास, 23/12। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अगर हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 23 क्या डिविजिबल है इससे, नहीं है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम लिखा जा सकता है, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं 24 - 1, ऊपर में मैंने लिख दिया 24, एक मिनट, यहाँ पे हमने लिखा 24 1 -1 अपॉन में 12। तो ये देखिए 12 से डिविजिबल है हमारा 24, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। 24/12 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/12। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1/12 लिख दिया। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। एक देखिए 200 कितना, 2 कितना हो गया, 200 हो गया। 1/12 कितना होता है, 8.33 बोलते हैं ना। एक तो ये चीज़ बोल सकते हैं 8.33 हो गया, 8.33। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 191 पॉइंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 66, लगभग उतने के बराबर हो जाएगा, 191.66। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये परसेंटेज में आ गया। अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना रहे तो फिर कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में देखिए, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये 2 का कितना हो गया, 200 हो गया। अब एक काम कीजिए, एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर -1/12 है, तो हम लोग एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे +1 कर देते हैं और एक -1 कर देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और 1/12 को आप कितना लिख सकते हैं, एक बार देखिएगा ध्यान से, 1/12 को आप लोग लिख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पे 200, और -1/12 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 8 - 1/3, क्योंकि 8 1/3 होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया आपका +1, और यहाँ पे कितना हो गया आपका -1। तो देखिए यहाँ पे -1 और -8 कितने हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे। अब -9 अगर हम लोग 200 से माइनस करते तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 191 हो जाएगा 191 हो गया ना, 191। और ये देखिए 1/3 और ये है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 2/3। तो एक तो आपका इस तरह से आ गया फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। और हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते थे, इधर डायरेक्ट भी, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखिए अभी ये परसेंटेज से हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है आपका, 216 2/3। तो 216 2/3 ये क्या परसेंटेज में, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिख पाया, ये आपका किस में, परसेंटेज में। ये डेटा किस में दे रखा है आपका, परसेंटेज में दे रखा। तो ये परसेंटेज में दे रखा है, तो 216, तो 216 को आप लोग आप इस तरह लिख सकते हैं, 200 लिख लिया हमने। और यहाँ पर 16 2/3 है, 16 2/3 परसेंटेज कितना होकर फ्रैक्शन के बराबर होता है, ये देखिए 200 है, वो तो 2 के बराबर होता है, ठीक है ना। और 16 2/3 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/6 के बराबर। इसको जब ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा आपका, 6 to 12, 12 + 1 13, ये कितना हो जाएगा आपका 13/6 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका फ्रैक्शन के बराबर, 13/6 के बराबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 437 1/2। तो इसको हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं, 400 यहाँ पे हमने लिख लिया 400, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 1/2। इसको हमने कितना लिख लिया, 37 1/2। 400 कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा 4। 400 की जगह पे हम लोग 4 लिख सकते हैं ना,
400 की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 400 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। 400 कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर उसके बाद कितना है, 37 1/2 है। 37 1/2 है, तो 37 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा वहाँ पे 74 आएगा। 74 आएगा तो ऊपर में कितना है आपका 74 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 75। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 75/2 लिखा जा सकता है ना। और ये देखिएगा ध्यान से, ये किस में आपका परसेंटेज में है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब इसको कितने से डिवाइड किया जा सकता है, 25 से कर सकते हैं ना हम लोग, 25 से कर सकते हैं। 25 3 जा, और ये कितना हो जाएगा 25 8 जा, कितना हो गया ये आपका 3/8 हो गया। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया 4 + 3/8। इसको कितना लिख दिया हमने, 4 + 3/8। और 8 अब इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, और 32 + 5 कितने, 32 + 3 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे कितना आ गया है 35/8। इट इज़ इन फ्रैक्शन। परसेंटेज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये देखिए 157 1/7। तो देखिएगा इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं 100, फिर यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 57 1/7। यहाँ पे हमने लिख लिया 57 1/7, 57 1/7। अब देखिए 100 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 कितना हो गया, 1 हो गया। प्लस में हम लोग यहाँ से अगर 7 7 जब 49 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 7 जब 49 हो गया, यहाँ पे हमने कितना लिखा 49 लिख दिया। और 4 कैरी है, 7 5 जो 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39। यहाँ पे कितना लिखा 39। अब प्लस में 1 अपॉन में पूरे में क्या हो जाएगा आपका 7। ध्यान रखिएगा ये अभी भी किस में, परसेंटेज में। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, और ये किस में था आपका, परसेंटेज में था। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम अपना, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 700। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो गया, और आपका कितना बच गया यहाँ पे 4/7। इसको हम लोग फिर से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिएगा 7 1 से 7 हो जाएगा, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11/7। अभी इससे पहले इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने 11/7 से किस में कन्वर्ट किया था, आपका 157 1/7 में किया था। अब देखिए 157 1/7 से हमने फिर से कन्वर्ट किया तो किस में आ गया 11/7 में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 566 2/3 है, तो 566 में हम लोग कितना बोल सकते हैं इसको, 566 कितना हो सकता है 500, और प्लस में कितना लिख सकते हैं 66 2/3। 66 2/3 आप ध्यान दीजिएगा, तो ये किसका 66/3 किसका हो सकता है 66 2/3। देखिए ये 500 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा ये 2 तो कॉमन आउट हो सकता है, और 66 से आपका भी 2 कॉमन आउट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 को ऐसे करके बाहर लिख सकते हैं, 2 को हमने बाहर लिख दिया। और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा आपका 33 1/3, और 33 1/3 किसका होता है परसेंटेज में, ये 1/3 का होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितना आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 + 2, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था 1/3 आ रहा था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 2/3, और 3 से 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना 15 होगा। 15 + 2 कितना हो जाएगा 17/3 हो जाएगा। तो ये देखिए सारे को हम लोगों ने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में सभी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ये सारी कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि देखिए 216 2/3 जो कि परसेंटेज में, उसको हम लोग किस में लिख दिए 13/6 में, और कैसे कन्वर्ट किया आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो ये चीज़ें कन्वर्सन आपको करना पड़ सकता है एग्ज़ाम में भी, अगर कोई भी बड़ा से बड़ा अगर दिया रहे तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ये जितने फ्रैक्शन दे रखे हैं
उसमें से सेकंड लार्जेस्ट आपको बताना। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन व्हेन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। जब आप सारे फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो इसमें से आपको सेकंड लार्जेस्ट बताना, मतलब पीछे से दूसरा बताना। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में आपको इसको सजाना है। तो बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप इसको सजाएंगे तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम लोगों को सजाना है, फिर उसके बाद बताना है कि इसमें से सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ये 3/5 दे रखा है, 2/7 है, 4/3 है और 4/11 है और 5/12 है और यहाँ पे 3/2 है, 9/11 है, 4/15 है। तो ऐसे इसमें पता करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि बहुत ही आसान हो जाएगा पता करना। और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं सबकी। तो देखिए यहाँ पे 3/5 दे रखा है, 3/5 दे रखा, तो इसको बोल सकते हैं 3 × 1/5। इसको बोला जा सकता है ना 3 × 1/5, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं ना 3 × 1/5। तो 3 × 1/5 है, तो 1/5 हमने पीछे कितना पढ़ा था, अभी मैंने आपको बोला था ना जो याद करने के लिए, वहाँ पे 1/5 कितना था, 20% था। तो 20 × 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 60% हो जाएगा। मतलब ये जो वो कितने के बराबर है आपका, 60% के बराबर है। क्लियर है। 2/7 कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमें सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट लगभग की वैल्यू लेनी है। तो 2/7 को हम कितना बोल सकते हैं, 2 × 1/7 बोला जा सकता है। 2 × 1/7, 1/7 कितना होता है, 14, 2/7 होता है या 14.28 होता है। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। 14 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो एक लगभग आ जाएगा 28.5 के बराबर, लगभग कितना आ जाएगा ना, 28.5 के बराबर ये क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज में आ जाएगा। उसी तरह 4/3 को कितना बोल सकते हैं, 1/3 कितना होता है आपका, 33.33%। तो ये कितना ले सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 33.33%, तो एक लगभग आ जाएगा आपका 132 के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को तो ये लगभग कितने के बराबर आएगा, 132% के बराबर आएगा लगभग। उसी तरह 4/11, 1/11 कितना होता है, 9.09%। तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36%। ये कितना हो जाएगा आपका, 36%, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करते हैं 5/12, तो 1/12 कितना होता है आपका, 1/12 होता है 8.33। उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लगभग आपका आ जाएगा ये 41 के बराबर आएगा आपका, आ जाएगा ना। 8.33 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो एक लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा, 41%। उसी तरह 3/2 कितना आ जाएगा, ये देखिए 1/2 कितना होता है, 50% इंटू 3 कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 150% हो जाएगा। और उसी में आगे देखते हैं हमारा 9/11 है। 9/11, 1/11 कितना होता है, 1/11 जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कितना होता है, ये 9.09 होता है। तो 9.09 होता है, तो इसको अगर हम लोग लेते हैं तो ये लगभग 81% के बराबर हो जाएगा। 9.09 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81% के बराबर हो जाएगा। उसी तरह देखिए 4/15, 1/15 कितना होता है, 6.66 होता है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 25 के बराबर हो जाएगा ना, 25 के बराबर लगभग। ये सबकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है, एकदम एग्जैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। सबकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोगों ने ले ली। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे सबसे छोटा आपका है यही, ये 4/15 के आपका सबसे छोटा है। इसको हम लोग सजा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कितना आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा, ठीक है। फिर उससे बड़ा कौन सा आपका, उससे बड़ा देखिए 2/7 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 2/7 हो गया। फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 2/7 से देखिए अब कौन सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 36 वाला उससे बड़ा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 4/11, ठीक है ना। अब 36% से ऊपर कौन सा है आपका, 41% वाला, दैट इज़ 5/12 है आपका। 5/12 आपका क्या, उससे थोड़ा सा बड़ा है। अब 41 से देखिए बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। 60% है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3/5। यहाँ पे आ गया आपका 3/5।
अब 60% से देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा, उससे कौन सा बड़ा है। तो 60% से अगर हम देखते हैं बड़ा, तो यहाँ पे 81 वाला आता है, दैट इज़ 9/11, 9/11 आ गया, ठीक है। फिर उससे बड़ा अगर हम लोग चेक करते हैं 9/11 से, 9/11 कितना था आपका, 81% था। 81% से बड़ा कौन सा आपका, 4/3 है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 4/3 आएगा, ठीक है। 4/3 कितना आपका है, 4/3 132% है। और फिर यहाँ से आपका सबसे बड़ा कौन सा आपका यहाँ पे 3/2 है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा था, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने किस में अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर दिया। तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट कौन सा, ये तो फर्स्ट लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट आपका कौन सा फ्रैक्शन है आपका, 4/3। तो इसको हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे, देख सकते थे 4/3 यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट आ रहा था और 150 सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट था। तो यहाँ से देखा जा सकता था 4/3 क्या था आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर था, यहाँ से भी देख सकते थे हम लोग। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है अरेंज करने के लिए, और बोल क्या रहा है कि फाइंड द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट साइड। थर्ड नंबर आपको बताना है राइट साइड से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इसका मतलब क्या करना है, घटते क्रम में, सबसे यहाँ पे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें आपको घटते क्रम में आपको क्या करना, अरेंज करना है। फिर से वैसे ही करेंगे। 4/5 कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/5 कितना होता है, 20% होता है ना। 1/5 कितना होता है, 20% होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई होता है, कितना हो जाएगा वो, 80% हो जाएगा। सबको परसेंटेज में आप देखिए जल्दी जल्दी लिख सकते हैं हम लोग। 1/7 कितना होता है, 14.28% होता है। तो 14.28 हो जाएगा, तो लगभग ये 42 के बराबर है। कितने बराबर हो जाएगा ये, 42% के बराबर हो जाएगा लगभग। फिर उसके बाद है 9/11। 9/11 1/11 कितना होता है, 9.09% होता है। उसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 81%। ये कितना हो जाएगा आपका, 81% हो जाएगा। 1/7 कितना होता है, ये तो याद ही है आपको, 1/7 कितना होता है, 14.28%। तो एक 14 ले सकते हैं, 14% ले सकते हैं। 1/8/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है आपका, 20% होता है। तो 8/5 कितना हो जाएगा, 160%, 160% आपका क्या होता है, 8/5। उसी तरह 5/6 देखिए, 1/6 कितना होता है, 16.66%। तो यहाँ से एक 16 × 5 करते तो ये भी लगभग 80% के बराबर आता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे भी 81 के बराबर है और ये भी 80% के बराबर है। तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। तो 1/6 कितना आपका होगा, 1/6 होगा आपका 16.66%, 16.66%। अब इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 6 30, 5 6 30। तो 33 यहाँ पे हो गया, 3 हाथ में हो गया। और यहाँ पे कितना है, 5 6 30। तो ये करीबन हो जाएगा आपका 83% के बराबर। अब देखिए सब में से आपका आ गया ना डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1/9 2/9 में 1/9 कितना होता है, 11.11% होता है। तो ये भी लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, 22% के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है आपको अरेंज करने के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है अरेंज करने के लिए, तो सबसे बड़ा वाला इसमें सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बड़ा वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 8/5 है सबसे बड़ा, ये ना 8/1 है, 160% है। फिर उससे छोटा कौन सा आपका, उससे छोटा आपका 160 से छोटा कौन सा आपका, 5/6, 5/6। फिर उससे छोटा कौन सा आपका, 5/6 से 83 से छोटा कौन सा आपका, 9/11। ये कितना आपका, 9/11। फिर उससे छोटा कौन सा आपका, 4/5। 4/5 से छोटा कौन सा आपका, यहाँ पे 4/5 से छोटा 80 है यहाँ पे। इससे छोटा कौन सा आपका है, ये 42% वाला है। तो 42% वाला कितना हो जाएगा, 3/7। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3/7। फिर उससे छोटा कौन सा आपका, 3/7 से कौन सा छोटा है यहाँ पे, 42% से कौन सा छोटा आपका, 22% वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/9। और सबसे छोटा कौन सा आपका यहाँ पे, सबसे छोटा आपका 14.28, दैट इज़ 1/7। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में लिख रखा है कि फाइंड द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड से हम आते हैं, तो राइट साइड में पहला ये है, दूसरा ये है, पहला ये वाला हो गया आपका,
दूसरा ये वाला हो गया और तीसरा आपका आ गया 3/7। तो दिस इज़ आवर आंसर, 3/7 इज़ दी आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा इस तरह क्वेश्चंस। तो ये अभी हम लोग सिंपल थोड़ा क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं हम लोग और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अगर यहाँ पर अगर आपको बोल रखा है अगर इफ़ ए इज़ 40% ऑफ बी देन बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए। मतलब क्या बोल रहा है, अगर ए जो है बी का 40% है तो बी ए का क्या हो सकता है, बी ए का कितना परसेंट हो सकता है। तो देखिएगा ये सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। ए जो है वो कितना है आपका 40% है, 40% ऑफ बी। इसका कहने का मतलब यही है, ए जो है बी का 40% है। यहाँ पे ऐसे हम लोग इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू 40/100, 40/100 इंटू में क्या हो जाएगा बी। ये चीज़ दे रखा है, ए जो है बी का कितना है 40% है। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2/5 हो गया। a इज इक्वल टू कितना हो गया 2/5 इंटू बी। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है b इज़ व्हाट परसेंट ऑफ a। तो देखिए b कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, फिर b इज इक्वल टू और ये 2/5 अब उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू ए। तो यहाँ पे देखिए b इज़ व्हाट परसेंट ऑफ a, तो b जो है a का कितना है, तो देखिए 5/2 ऑफ a है। तो 5/2 कितना होता है, 1/2 कितना होता है आपका 50% होता है। 1/2 कितना होता है 50% होता है। 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250%। मतलब 250% है आपका a का b, परसेंट ऑफ a दैट इज b इज 250% ऑफ a। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ 16.66% of a number is added with itself then the result becomes 7210, find the original number। अगर कोई एक नंबर में अगर हम उसका 16.66% अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, तो रिज़ल्ट आता है आपका 7210। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 16.66% दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16.66%। मैं इस चीज़ को आपको बताता हूँ तो आप फिर दिमाग में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक चीज़ 16.66% दे रखा है, तो परसेंटेज को हम लोगों ने क्या बोला था, फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 16.66% है, तो 16.66% का मतलब क्या होता है 1/6। तो देखिए जब भी इस तरह से दिया रहता है तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। ये हमारा जो होता है वो क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर है। दिस इज ओरिजिनल नंबर, दिस इज ओरिजिनल नंबर। और ये जो होता है 1 जो होता है ये क्या होता है आपका रिजल्टेंट होता है, ये क्या होता है आपका रिज़ल्ट होता है, ये क्या होता है आपका रिज़ल्ट होता है। जब भी कोई भी परसेंटेज में आपका दे रखा हो तो जब हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है मेरा रिज़ल्ट होता है, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है आपका ओरिजिनल नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िएगा। इफ़ 16.66% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड विथ इट्सेल्फ, खुद से ही जब वो ऐड करता है तो वो क्या बन, कितना नंबर भी रिजल्ट कितना आता है आपका 7210 आता है। ठीक है, मतलब क्या था यहाँ पे 6 है आपका ओरिजिनल नंबर और इसमें कितना ऐड हुआ 16.66% हुआ, मतलब कितना ऐड हुआ उसका 1 ऐड हुआ। मतलब क्या है यहाँ पर 1/6 दे रखा है
तो 6 में कितना ऐड हुआ आपका 1 ऐड हुआ, तो ये दोनों ऐड होगा तो कितना बन जाएगा आपका 7। तो ये 7 जो है वो कितने के बराबर है 7210 के बराबर है, 7210 के बराबर है। और आपसे क्या पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7 जो है 7210 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा आपका 7210 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और आपको निकालना क्या, आपको यहाँ पे ओरिजिनल नंबर निकालना, तो 6 निकालना। तो 6 कितने के बराबर आ जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 6 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7210 अपॉन में 7 इंटू 6, ये कितने के बराबर हो जाएगा इतना। तो ओरिजिनल नंबर आपका आ जाएगा, ये 7 से हमने इसको काट दिया, ये कितना आ जाएगा 1, फिर 0, फिर कितना लिखेंगे 7 3 21 और फिर 0। तो इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 0 0 6 3 18 और यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ पे 6 1 6। तो ये कितना आ गया आपका 6180, ये था आपका ओरिजिनल नंबर। जब इसमें आप 16.66 फिर से ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा फिर से आपका, अगर आप इसमें 16.66 फिर से ऐड करें तो फिर से आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, यही वाला नंबर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो द आंसर इज 6180, ओरिजिनल नंबर इज 6180। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। यहाँ पे बोल क्या रहा है, इफ़ 11.11% of a number is added with itself then the result becomes 800, then find the original number। तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 11.11% दे रखा है, 11.11%। तो 11.11% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, वन बाई 9। ठीक है, कितना लिख सकते हैं 1/9। तो 1/9 इसका क्या होता है फ्रैक्शन में होता है। तो देखिए ये कितना फिर से वही हो रहा है, ये क्या आपका ओरिजिनल नंबर है और ये क्या आपका रिजल्ट है, दिस इज रिजल्ट और ये क्या आपका ओरिजिनल नंबर है। तो इसमें क्या बोल रहा है 11.11% अगर ऐड करते हैं किसी नंबर में तो कितना हो जाता है वो 800 हो जाता है। तो देखिए 9 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 को अगर ऐड करते तो कितना हो जाएगा आपका 10। अब ये जो 10 है वो कितने के बराबर है आपका 800 के बराबर है। ये 10 जो है वो कितने के बराबर है आपका 800 के बराबर है। और आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है। तो ओरिजिनल नंबर देखिए हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 9 है। तो यहाँ पर 1 कितने के बराबर हो जाएगा आपका 800 अपॉन 10, 800 अपॉन 10। और आपको निकालना क्या 9 निकालना। तो 9 इज इक्वल टू 9 कितने के बराबर हो जाएगा आपका 800 अपॉन में 10 इंटू 9। कितना हो गया 10 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा आपका 720, 9 8 जा 72 एंड 10 कितना हो जाएगा 720। तो 720 मेरा क्या था ओरिजिनल नंबर था। अब अगर 720 में अगर आप इसका 11.11% ऐड कीजिएगा तो देखिए ना एक चीज़ यहाँ पे 720 में अगर हम लोग ऐड करते हैं 1/9 तो 1/9 कितना हो जाएगा इसका 1/9 इसका कितना हो जाएगा आपका 720 का 80 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग फिर से 80 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका फिर से 800 आ रहा है ना, फिर से जवाब आपका कितना आ जा रहा है 800 आ रहा है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना हो गया 720 इज़ दी ओरिजिनल नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 180% ऑफ इटसेल्फ। अगर 64 अगर किसी नंबर में ऐड करते तो वो अपने नंबर का कितना आ जाता 180% आता। तो वो नंबर बताइए, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 180% दे रखा है। तो 180% को फिर से हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। तो 180% इस तरह से दे रखा है। तो 180% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ 180%। तो 180% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 180 अपॉन में नीचे में कितना लिखेंगे 100 हो गया 100। और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 5।
मीन्स क्या आ गया आपका 9/5। तो आपका जो फ्रैक्शन आ गया वो कितना आ गया 9/5। तो यहाँ पे भी वही बात है, ये क्या आपका ओरिजिनल नंबर है, ये क्या आपका ओरिजिनल नंबर है सॉरी, और ये है आपका रिज़ल्ट। तो ये रिज़ल्ट है और ये क्या आपका ओरिजिनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं, ये देखिए आपका रिज़ल्ट है और ये रिज़ल्ट है आपका, ये ओरिजिनल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 5 में कितना ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे देखिए क्या बोला आपको, 64 अगर ऐड करते किसी नंबर में तो वो अपने नंबर का कितना आ जाता है 180% आ जाता। तो वो नंबर आपको बताना। तो देखिए यहाँ पे 5 में अगर 4 ऐड करते तो मेरा कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, एग्जैक्टली कितना ऐड कर रहे हैं 5 में, हम अपने ओरिजिनल नंबर में कितना ऐड कर रहे हैं 4 ऐड कर रहे हैं। यहाँ से निकल सकता है 9 - 5 दैट इज़ 4। और ये 4 कितने के बराबर है फिर आपका 64। यही चीज़ बोल रहा है ना कि 64 ऐड करते तो मेरा कितना आ जाता है 180% आ जाता है। तो 4 कितने के बराबर है 64 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 64 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको निकालना क्या है ओरिजिनल नंबर निकालना। तो ओरिजिनल नंबर आपका कितना 5 है। तो 5 कितना निकालेंगे 5 कितने के बराबर हो जाएगा 64 अपॉन में 4 इंटू 5। 5 कितने के बराबर हो जाएगा इतने के बराबर। तो यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा तो कितने से कटेगा ये 16 लिखेंगे ना यहाँ पे दैट इज़ 16। और 16 5 कितना होता है आपका 80 होता है। तो 80 इज़ दी ओरिजिनल नंबर, 80 इज़ दी ओरिजिनल नंबर, 80 इज़ दी आंसर, 80 इज़ दी ओरिजिनल नंबर। अगर 80 में आप 180% फिर से इसका ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 80 में अगर 64 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 180% हो जाएगा इटसेल्फ का। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है इसी तरह क्वेश्चन है, इफ़ 21 इज एडेड टू ए नंबर देन द रिजल्ट बिकम्स 160% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। फिर से उसी तरह इसको लिखेंगे हम लोग 160%। तो 160% को हम लोग कितना लिख सकते हैं 160 अपॉन में 100 लिखा जा सकता है ना, 160 अपॉन में 100। और ये दोनों कैंसिल, एक 0 कैंसिल हो गया। और इसको कितना लिख सकते हैं 8 और नीचे में कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, बात समझ रहे थे। ये फ्रैक्शन में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 8/5। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इसमें हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं तो 8 आ जाएगा, +3 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। +3 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर 5 में +3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आ जाइए 3 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा 21 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 21 ऐड कर रहे हैं तो ये 3 कितना हो जाएगा आपका 21 के बराबर हो जाएगा। 3 इज़ इक्वल टू 21 देन 1 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/3। और आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आपको निकालना है यहाँ पर ओरिजिनल नंबर निकालना, मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इज़ इक्वल टू 21/3 इंटू 5। इंटू में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा इससे 3 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। और 7 इंटू 5 कितना होता है आपका 35। सो द आंसर इज़ 35। 35 इज़ द ओरिजिनल नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा एक रूल है हेड एंड टेल रूल इसको बोलते हैं। तो इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो चेंज हो रहा है दैट इज़ चेंज, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बना रखा है, तो इसको जो बोलते हैं हम लोग, इस साइड को जो बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग टेल बोलते हैं, क्लियर है। और इसको हम लोग बोलते हैं हेड, इसलिए इसका नाम पड़ा है हेड एंड टेल रूल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू था जिसमें कुछ चेंजेस हुआ। ठीक है, कोई किसी भी तरह का चेंजेस हो सकता है, आइदर पॉजिटिव चेंजेस हो सकता है और निगेटिव चेंजेस हुआ, और वो एक किस में कन्वर्ट हो गया आपका एक फाइनल वैल्यू में आ गया। ठीक है ना।
तो देखिए ये चेंज हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। कब हो सकता है पॉजिटिव? जब फाइनल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ निगेटिव भी हो सकता है। कब हो सकता है आपका? फाइनल वैल्यू जब इनिशियल वैल्यू से क्या हो? स्मॉल हो। मतलब चेंज जो होगा आपका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होगा, और वो पॉजिटिव हो सकता है कब होगा? जब मेरा फाइनल वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा हो। और निगेटिव कब हो सकता है? जब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से छोटा हो जाए। तो जब भी हम लोग परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज जो होगा आपका कितना होगा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और कभी भी नीचे क्या लिखेंगे आप? इनिशियल वैल्यू ही लिखेंगे। जब भी हम लोग चेंज देखते हैं तो किसके किसके बीच में आता है आपका? इनिशियल वैल्यू को ही हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, जो कि कभी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि चेंज आपका क्या हो रहा है? फाइनल वैल्यू हो रहा है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल वैल्यू क्या है? मेरा कांस्टेंट है, जो था पहले वो हमेशा रहेगा। इसलिए कभी भी हम लोग जो परसेंटेज चेंज देखते हैं वो किस पे देखते हैं? इनिशियल वैल्यू पे ही देखते हैं। तो यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग एक और बना सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमारा एक जो भी सामान है और उस पर हम लोगों ने प्रॉफिट लिया या लॉस लिया, कुछ भी ले सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट भी ले सकते हैं और लॉस भी ले सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप उससे ज़्यादा रेट में बेच रहे हो या फिर कम रेट में बेच रहे हो। तो हमने प्रॉफिट लिया या लॉस लिया, फिर उसके बाद उसको जब भी बेचा तो किस पे बेचा? हमने सेलिंग प्राइस पे बेचा। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला आ गया आपका क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज़ परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आप परसेंट प्रॉफिट और लॉस का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इसके थ्रू। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। और आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा हिडन टेल रूल, क्योंकि अगर आप ये समझ जाएंगे तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन इस पर शॉर्ट ट्रिक भी लगा के बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। ये टेल है और ये हेड है, और जो टेल है वो मेरा क्या? इनिशियल वैल्यू है, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा? जब भी अगर हम बढ़ा के दे रहे हैं तो फाइनल वैल्यू हो रहा है, या घटा के भी देंगे तो वो मेरा फाइनल वैल्यू, दोनों क्या हो रहा है? मेरा चेंज हो रहा है, दैट इज़ हेड फाइनल वैल्यू। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ग्रू फ्रॉम 40 lakhs to 44 lakhs, फाइंड द परसेंटेज चेंज। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? फाइंड द परसेंटेज चेंज। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज चेंज बेस्ड ऑन द फाइनल वैल्यू पॉपुलेशन। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक गांव का जो पॉपुलेशन है, सिटी शहर का जो पॉपुलेशन है, पहले 40 लाख था, अब कितना हो गया आपका? 44 लाख हो गया, और आपसे पूछ रहा परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इनिशियल वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? फाइनल वैल्यू लिखेंगे। दिस इज़ फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू में कितनी है? पहले इनिशियल इसकी कितनी थी? 40 लाख थी, अब कितनी हो गई है? 44 लाख हो गई है, 44 लाख हो गई है। तो देखिए हमें परसेंटेज चेंज हम लोग को क्या बोलता है? परसेंटेज चेंज बोलता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितना? 44 लाख है, और इनिशियल वैल्यू कितना है? 40 लाख है, और नीचे में कितना लिखेंगे हम लोग? 40 लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये कितना आ जाएगा ऊपर में? ये 44 माइनस 40 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, और नीचे में जो हमारा 40 था वो 40 ही रहेगा। क्लियर है नहीं है? तो इसको काट देते तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1/10 कितने परसेंट के बराबर होता है? दैट इज़ 10%। मतलब परसेंटेज जो चेंज हुआ वो कितने से चेंज हुआ आपका? 10% से चेंज हुआ। ये हमने इनिशियल वैल्यू पे निकाला। कभी भी परसेंटेज चेंज जो निकलता है वो किस पे निकलता है? इनिशियल वैल्यू पे निकलता है। नेक्स्ट इसी में देखिए बी जो क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज चेंज बोल रहा है बेस्ड ऑन द फाइनल पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ फाइनल पॉपुलेशन। वो फाइनल पॉपुलेशन पे निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर बी नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी तो वही चीज़ है, फाइनल वैल्यू अभी भी वही है और इनिशियल पॉपुलेशन भी वही है, लेकिन इसमें जो बोल रहा है ये हम लोगों ने जो निकाला वो किस पे निकाला? इनिशियल पॉपुलेशन पे निकाला। इसको निकालना फाइनल वैल्यू पॉपुलेशन पे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? फिर से ऐसे लिखेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस में कितना होगा? इनिशियल वैल्यू, और नीचे में देखिए इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू बोला आपको निकालने के लिए, कितना लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? 44। समझ रहे हैं बात को? 44 फाइनल मेरा वही है ना पॉपुलेशन, तो 44 पे वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया? मेरा 4 हो गया, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका? 44 हो जाएगा। ये 4 से और ये 4 से आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? एग्जैक्टली 1/11 हो जाएगा। 1/11 कितना होता है?
9.09%, 9.09%। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने दो तरह से निकाला, एक इनिशियल वैल्यू पे निकाला और एक फाइनल वैल्यू पे निकाला। तो दोनों में देखिए परसेंटेज क्या आ रहा है आपका, अलग अलग आ रहा है। एक में आपका आ रहा है 10% और दूसरे में कितना आ रहा है 9.09%। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस चीज़ को कैसे हम लोग लगाएंगे और आप इस चीज़ को समझ रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हेड एंड टेल रूल अभी भी कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, अगर कभी भी अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना रहे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले में ए इज़ 20% मोर देन बी। तो इसको हेड एंड टेल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए जो है बी से कितना ज़्यादा है, बी से आपको कितना ज़्यादा है, ये 20% ज़्यादा है। तो इसको कभी भी इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ए जो है बी से कितना ज़्यादा, 20% ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरह सी जो है डी से 30% लेस है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे सी जो है डी से 30% लेस है, 30% लेस है। और उसी में देखिए नीचे एक और है, ए इज़ 25% मोर देन बी एंड बी इज़ 20% लेस देन सी। ए जो है बी से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, 25% क्या है वो ज़्यादा है। और बी जो है सी से 20% लेस है, बी जो है सी से 20% लेस है। तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये क्या है लेस है और ये क्या है आपका ज़्यादा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसलिए सीख रहे हैं कि आगे चल के ये सब ज़रूरत होगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी इसको बना सकेंगे। अब देखिए एक और नीचे लिख रखा लास्ट, एक और इसको देख लेते हैं। ये क्या है, सी इज़ 40% लेस देन बी एंड बी इज़ 20% लेस देन डी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, सी इज़ 40% लेस देन बी। सी जो है सी बी से 40% लेस है, सी जो है बी से 40% लेस है। और बी जो है डी से वो भी कितना लेस है, 20% लेस है। बी जो है डी से 20% क्या है आपका लेस है। आई होप आप इसको समझ रहे हो कैसे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आगे चल के मैं जब इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैसे कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इफ़ द सैलरी ऑफ राम इज़ 25% मोर देन द सैलरी ऑफ श्याम, देन श्याम सैलरी इज़ हाउ मच लेस देन द राम। तो देखिएगा एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। अभी तो मैं आपको इसको लॉन्ग कट से बता रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊँगा इसको कैसे दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सैलरी ऑफ राम, यहाँ पे आ जाएगा राम का, सैलरी ऑफ राम इज़ 25% मोर देन, इफ 25% मोर देन श्याम, श्याम से 25% क्या है आपका ज़्यादा है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर बोल रहा है कि राम की सैलरी श्याम से 25% ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि श्याम की जो सैलरी होगी राम से क्या होगा, कम होगा। यही चीज़ पूछ रहा है, देन श्याम सैलरी इज़ हाउ मच % लेस देन राम से क्या होगा, श्याम की सैलरी कम होगी। तो कम होगी तो कितनी कम होगी, वही परसेंट पूछ रहा है। तो अगर 25% ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 25% कम होगी, ये कभी भी नहीं करेंगे। अगर हम लोग बोल देते 25% कम होगी तो 25% क्या होगा हमारा, गलत जवाब होगा। कभी भी 25% और कभी भी कम नहीं होगी। देखिए कैसे होगा, देखिए सपोज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे श्याम की सैलरी कितनी है, 100 है सैलरी। तो श्याम की सैलरी कितनी है, 100 है। अब उससे 25% ज़्यादा हो रही, तो 25% कितनी होती है 100 की, 25 होती है। तो 25% ज़्यादा तो कितनी हो जाएगी, ये 125 हो जाएगी ना। तो राम की सैलरी कितनी है, 125 है। अब पूछ रहा है राम से श्याम की कितनी कम है, तो राम से श्याम की कितनी कम है। तो अभी देखो जब हम नीचे से देख रहे हैं तो हमारा इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इनिशियल वैल्यू, ये वाला क्या हो जाएगा आपका इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो परसेंटेज चेंज के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे
100 है, और इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू है 125। तो 125 और इनिशियल वैल्यू फिर से नीचे लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 125, नीचे फिर से कितना लिखेंगे 125। अब देखिए ये कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे आ रहा -25। देखिए निगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या आपका कम है। और नीचे में कितना आ जा रहा है आपका 125। 125 से तो इसको ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो हमारा जवाब कितना आ गया -1 अपॉन हमारा जवाब कितना आ गया यहाँ पे -1/5। 1/5 कितना होता था, हमने देखा था ना अभी फ्रैक्शन वाले में, कितना होता था -20%। मतलब श्याम की सैलरी राम से 20% क्या है, कम है। कितनी है 20% क्या हमारी कम है राम से सैलरी श्याम की। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कभी भी ये आपका जवाब नहीं होना चाहिए 25%, कभी भी आप ये जवाब नहीं देंगे। आपका जवाब कितना होगा 20% क्या आपकी कम है सैलरी श्याम की राम से। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इज 20% लेस देन द सैलरी ऑफ मिस्टर वाई। एक्स की जो सैलरी है एक्स की जो सैलरी है वाई से कितनी है 20% कम है। 20% क्या है आपकी कम है एक्स की सैलरी वाई से। तो मतलब अगर इसकी 100 होगी तो इसकी सैलरी कितनी होगी 80 होगी, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन हाउ मच % द सैलरी ऑफ वाई इज़ मोर देन एक्स। ऑब्वियस से बात है ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और कितना ज़्यादा होगा, तो देखिए यहाँ पे कितना, ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फाइनल वैल्यू हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका फाइनल वैल्यू हो गया। तो फिर से उसी तरह निकाल लेते, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में क्या लिखेंगे आप लोग इनिशियल वैल्यू, अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग इनिशियल वैल्यू। तो कितना हो जाएगा ये 20/80, 20 कितना हो जाएगा 80। और इसको आगे कैसे लिख सकते हैं 1/4, 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 कितना होता है 25% होता है। तो मतलब 25% क्या है ज़्यादा है, 25% क्या है ज़्यादा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में रिजल्ट आया, तो इसका मतलब क्या है आपका ज़्यादा है 25%। सो द आंसर इज़ 25%। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस चीज़ का शॉर्टकट है, अब इस चीज़ का शॉर्टकट है तो ये चीज़ बहुत ही समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये शॉर्टकट समझ में आया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस को दिमाग में ही कर सकते हैं। आपको पेन भी टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा उसको दिमाग में कर सकते हैं। तो देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बोलता हूँ 25%, अगर मैंने आपको बोला 25%, ध्यान समझिएगा 25% अगर आपको बोलता हूँ मैं, तो 25% का मतलब क्या होता है 25% का फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 यही चीज़ होगा ना। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, दैट इज़ न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग डेनोमिनेटर, दैट इज़ डेनोमिनेटर। यही चीज़ है यहाँ पे n/d। n/d का मतलब क्या हो गया ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, और d का मतलब क्या हो गया आपका डेनोमिनेटर का पार्ट, दिस इज़ n/d। तो देखिए रूल नंबर 1 है, सबसे पहला जो रूल है वो रूल क्या बोलता है, इफ़ a इज़ इंक्रीजिंग बाय n/d, अगर a जो है b से n/d से इंक्रीज़ कर रहा है, देन b इज़ ऑलवेज डिक्रीजेज बाय n/n+d टू a। तो b जो है हमेशा कितने से डिक्रीज़ करेगा n/n+d से क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा। जैसे ये 25% वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, तो 25% कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4। तो 1/4 से क्या कर रहा है ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो कितने से डिक्रीज़ करना चाहिए, तो ये डिक्रीज़ करना चाहिए 1 + 4 + 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 कितना होता है आपका 20% होता है। तो ये 20% से हमेशा क्या करेगा आपका डिक्रीज़ करेगा, 20% से हमेशा क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा।
ये रूल को बहुत ध्यान से समझिए, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो सकते हैं बस इस रूल के थ्रू ही। परसेंटेज के भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब क्या 1/4 से n/d से इंक्रीज़ करेगा, तो n/n+d से क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा हमेशा। ए से क्या होगा, हमेशा डिक्रीज़ का, मतलब 20% से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, जबकि वो 25% से क्या कर रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था जब तक। ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड रूल है हमारा, सेकंड रूल है ये। सेकंड रूल में देखिए क्या बोलता है, इफ़ ए इज़ डिक्रीजिंग, ए जो है डिक्रीज़ कर रहा है n/d से, तो बी जो है ए से कभी भी कितने से इंक्रीज़ करेगा, n/d माइनस n से क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। देखिए कैसे होगा, अगर फिर से वही एग्जांपल लेते, 25% वाला एग्जांपल लेते, 25% कितने के बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। 1/4 हमने लिख लिया। 1/4 से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने से इंक्रीज़ करना चाहिए, 1/4 माइनस 1, इतने से क्या करना चाहिए आपका, इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा इसका, 1/3। कितना लिखेंगे, 1/3 से क्या करेगा, इंक्रीज़ करना चाहिए। तो 1/3 कितने के बराबर होता है, 33.33% से क्या करेगा आपका, इंक्रीज़ करेगा। कब, जब यहाँ पे 25% से क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज़ कर रहा है। 25% से क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज़ कर रहा है। आइए इसी पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये भी रूल आपको समझ में आया होगा। ये रूल में क्या, अगर n/d से अगर डिक्रीज़ कर रहा है, तो n/d माइनस n से क्या करेगा आपका, इंक्रीज़ करेगा हमेशा। अगर a b से n/d से डिक्रीज़ करेगा, तो b जो है a से कितने से इंक्रीज़ करेगा, n/d माइनस n से क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये दोनों शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका एप्लीकेशन भी देखते हैं क्या है इसका एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूल नंबर 1। देखिए अब इस रूल को समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए इफ़ सैलरी ऑफ ए इज़ 40% मोर देन द सैलरी ऑफ बी, देन द सैलरी ऑफ बी इज़ हाउ मच लेस देन द सैलरी ऑफ ए। देखिएगा दिमाग में ये चीज़ किया जा सकता है, 40% क्या बोल रहा है, 40% क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा है। 40% क्या आपका, ज़्यादा है। तो 40% के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2/5 लिख सकते हैं। अगर इसको मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2/5 से क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, ये n है, और ये वाला क्या होता है आपका, d है। दिस इज n एंड दिस इज d। तो ये n है और d है। n/d से क्या कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो कितने से डिक्रीज़ करना चाहिए, मैंने क्या बताया था, n/n+d से क्या करना चाहिए, डिक्रीज़ करना चाहिए। n/n+d से क्या करना चाहिए, डिक्रीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2/5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14.28। 14.28 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, लगभग 28%। जहाँ पे भी आपको 28% के आसपास जहाँ भी ऑप्शन में दिख रहा है, आप सीधा वहाँ पे क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। इतने से क्या करेगा, इसकी सैलरी डिक्रीज़ करेगी 28% से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 28% से क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बेस्ड ऑन सेकेंड रूल। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2/5 से अगर इंक्रीज़ कर रहा है, तो कितने से, 2/7 से क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा उसकी सैलरी। और 2/7 से कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा लगभग। अगर एग्जैक्टली अगर इसको लिखा जाए तो कितना लिख सकते हैं, अगर एग्जैक्टली अगर कोई आपसे पूछता है एग्जैक्टली कितना होगा, तो यहाँ पे 2 × कितना करेंगे हम लोग, यहाँ पे 14 2/7 होता है ना, 14 2/7 होता है। 14 2/7 होता है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 28 4/7 हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 28 4/7% इज़ दी एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, आप इतना 28% करके भी ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन में से जल्दी से जो भी 28 के आसपास होगा आप उसमें क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप ये डायरेक्टली इतना निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो कि बेस्ड ऑन रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में देखिएगा, फिर से रूल नंबर 2 में क्या बोल रहा था, अगर डिक्रीज़ कर रहा है, अगर n/d से अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो कितने से इंक्रीज़ करना चाहिए, n/d माइनस n से क्या करना चाहिए,
इंक्रीज़ करना चाहिए। तो देखिए कितना परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है, 30% दे रखा है। तो 30% को आप कैसे लिखिएगा, 30 अपॉन कितना लिख दीजिएगा, इसको 100 लिख दीजिएगा। 30 अपॉन 100 कीजिएगा तो ये क्या हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कितना लिखिएगा आप, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 अपॉन 10 हो जाएगा, 3 अपॉन में 10 आ जाएगा। 3 अपॉन 10 से क्या कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है। जब 3 अपॉन 10 से डिक्रीज़ कर रहा है तो कितने से इंक्रीज़ करना चाहिए, 3 अपॉन कितने से इंक्रीज़ करना चाहिए, 10 माइनस 3। और ये कितना हो जाएगा एग्जैक्टली, 3 अपॉन में आ जाएगा आपका 7। और 1/7 कितना होता है, अभी हमने देखा था 1/7 कितना होता है, 3 इंटू 1/7 में हम लोग कर सकते हैं ना, 14 2/7 होता है। कितना होता है, 14 2/7 होता है। और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जो 12, ये हो जाएगा आपको 42। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। तो इतने से क्या होगा, आपका इंक्रीज़ करेगा उसकी सैलरी, बी की सैलरी ए की सैलरी से 42 6/7% से इंक्रीज़ करेगी, अगर 30% से डिक्रीज़ कर रही है ए की सैलरी बी की सैलरी से। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और बाकी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका आप एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, कहाँ कहाँ पे हमको इस तरीके का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन में क्या लिख रखा है, देखिए एप्लीकेशन में लिखा हुआ है व्हेन 2 थिंग्स आर इन प्रोडक्ट। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जब 2 चीज़ें अगर प्रोडक्ट में है, इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ कांस्टेंट, और उनका जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो क्या आपका कांस्टेंट है, then if one term is increased by n by d then the other term is decreased by n by n plus d। और एक चीज़ और दूसरा केस क्या हो सकता है, if one term is decreased by n by d then the other term is increased by itself n upon d minus n। अब इसका देख लेते हैं एप्लीकेशन कैसे काम आएगा। जैसे कि अगर सपोज करते हैं यहाँ पर एक चीज़ होता है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, रेट इनटू कंजम्पशन। अगर हम किसी चीज़ पे कितना रेट लगा हुआ और उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं तो उसी पे डिपेंड करेगा उसका एक्सपेंडिचर, उस पर कितना खर्च आ रहा है, ठीक है ना, उसी पे डिपेंड करेगा ना कितना रेट है उसका और कितना कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम लोग। जैसे कि सपोज़ करो अगर हम लोग मिल्क पीते हैं तो एक मिल्क पे कितना खर्च आ रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसका रेट पे डिपेंड करता है और वो आप मिल्क कितना पी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर मिल्क का ही ले लेते उदाहरण, मिल्क का उदाहरण हमने देखा कि अगर किसी जगह पे मिल्क जो मिल रहा है वो मिल्क मिल रहा है आपको 50% के 50 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा है। सपोज़ कीजिए कितने रुपीज़ मिल रहा है, 50 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा है, ठीक है। और उस फैमिली वाला उस मिल्क को 10 लीटर मिल्क पी जाता है, एक महीने में 10 लीटर मिल्क वो पी जाते हैं और 50 रुपये प्रति लीटर के रेट से मिल्क मिल रहा है। तो यहाँ पे बताइएगा कि एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, उसको टोटल एक्सपेंडिचर मिल्क पे कितना पड़ रहा है, 500 रुपीज़। टोटल खर्च कितना आ रहा है, 500 रुपीज़ का खर्च आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसा हमारा एप्लीकेशन है व्हेन 2 थिंग्स आर इन प्रोडक्ट है, दोनों चीज़ हमारा प्रोडक्ट में, और उसका क्या आ रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा 500, ठीक है। तो क्या बोला सरकार ने बोला कि हम लोग मिल्क का रेट क्या करा, सरकार ने बढ़ा दिया। मिल्क का रेट क्या कर दिया, उन लोगों ने बढ़ा दिया। और ये बढ़ाया कितना, उन्होंने बढ़ा दिया इसको 20% से। कितने से बढ़ाया, 20% से मिल्क का रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 20% से क्या कर दिया, मिल्क का रेट इंक्रीज़ कर दिया। तो 20% से मिल्क का रेट जब इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 60 रुपीज़ हो जाएगा, 60 रुपीज़ आ जाएगा ना, 60 रुपीज़ पर लीटर हो जाएगा। 60 रुपीज़ पर लीटर जब हो जाएगा तो अब बोल क्या रहा है कि हमारा जो मिल्क का जो रेट है वो 500 ही रहेगा, हम लोग 500 ही खर्च कर सकते हैं महीने में। तो ये क्या हमारा कांस्टेंट है, मिल्क जो है हमारा एक्सपेंडिचर जो हम खर्च करेंगे वो 500 रुपीज़ ही कर सकते हैं, 500 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं कर सकते,
तो बोला कि अच्छा मिल्क का रेट अगर कम हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो देखिए कंजम्पशन कितने से डिक्रीज़ होगा, ये 20% से इंक्रीज़ हो रहा है। 20% से इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 1/5 से इंक्रीज़ हो रहा है। 1/5 से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो कितने से डिक्रीज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को हम लोगों को, 1/5 + 1 से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 1/5 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 हो जाएगा तो 1/6 कितना आ जाएगा आपका, 16.66%। मतलब 16.66% से अगर हम लोग 16/2/3 से अगर मिल्क का रेट, मिल्क की कंजम्पशन अगर हम लोग कम कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो हमारा ये रेट भी कांस्टेंट रहेगा और हम आसानी से रेट को कांस्टेंट भी रहेगा और उसी रेट में हम लोग दूध को भी, मिल्क को भी पी सकते हैं। उतना हम लोगों को 16/2/3 से इसका कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा इतने परसेंट से। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहीं पे मैं पास में बता देता हूँ। जैसे कि सपोज़ करो इसी में अगर बोलता अगर कोई आपसे कि 400 रुपीज़ कोई फैमिली वाला मिल्क में खर्च करता है, जो कि अगर मिल्क का रेट अगर आपका है 40 रुपये प्रति लीटर, 40 रुपये प्रति लीटर मिल्क का रेट है और वो कितना हो जाएगा, 10 लीटर पी रहा है अगर मिल्क। अगर सरकार ने मिल्क का रेट कितने से बढ़ा दिया, 25% से बढ़ा दिया। सरकार ने मिल्क का रेट कितने से बढ़ा दिया, 25% से बढ़ा दिया। तो जब 25% से इसके मिल्क का रेट इंक्रीज़ कर दिया तो कितना हो जाएगा, इसका 25% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 50 रुपीज़ हो जाएगा। 50 रुपीज़ पर लीटर हो जाएगा। 50 रुपीज़ पर लीटर हो गया। तो अब क्या बोल रहे हैं फैमिली वाले कि ये जो है हम लोगों को कंजम्पशन जो करना है, जो टोटल हम खर्च कर सकते हैं, कितना रुपये कर सकते हैं, 400 रुपये ही कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। तो कंजम्पशन कितने से घटेगा, देखिए यहाँ पे 25% है तो 1/4 से क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। 1/4 से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो कितने से डिक्रीज़ करेगा इसकी वैल्यू कितने से डिक्रीज़ करना चाहिए, 1/4 + 1 दैट इज़ 1/5 से। मतलब 1/5 से डिक्रीज़ करना चाहिए। मतलब कितने से डिक्रीज़ करना चाहिए, 20% से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो 20% से जब इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो कितना हो जाएगा, 1/5 इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 माइनस की तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब 8 लीटर उस फैमिली में अब मिल्क का क्या होगा, कंजम्पशन होगा। तो देखिए यहाँ पे खर्च एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर शुड बी सेम, और इसको हमने बढ़ाया तो ये ऑब्वियसली कितने 20% से घट गया। तो हमारा क्या हो गया, कंजम्पशन, ये हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रह गया, हमारा सेम रह गया। होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि इसी पे बेस्ड है, इसी का एप्लीकेशन है इसी तरीके का। तो देखिए इसमें ये तरीका क्या है, देखिएगा इसमें, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ डिक्रीज्ड बाय 11.11%। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ को हम लोग डिक्रीज़ कर देते हैं कितने से, 11.11% से, और उसके ब्रेथ को इंक्रीज़ करें कितने परसेंट से इंक्रीज़ करें कि एरिया शुड भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो 11.11% कितना होता है, अब देखिए अब दिमाग में भी कर सकते हैं। 11.11% कितना होता है, 1/9 होता है। तो 1/9 से क्या हो रहा है, 1/9 से क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज़ कर रहा है। तो कितने से इंक्रीज़ करना चाहिए, 1/8 से क्या करना चाहिए आपका, इंक्रीज़ करना चाहिए ना। 1/9 - 1 तो कितना हो जाएगा, 1/8 से क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए उसका ब्रेड, सो दैट कि एरिया क्या हो जाए उसका, कांस्टेंट हो जाए। तो 1/8 कितना हो जाएगा आपका इसका, 12.5%। मतलब 12.5% से आपको उसका ब्रेड अगर आप इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। बस आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं। 11.11% कर दिया, 11.11% को दिमाग में कन्वर्ट किया, कितना 1/9 हो जाएगा। 1/9 को अगर हम लोगों को निकालना है उसका कितने से इंक्रीज़ करेगा तो कितने कर देंगे हम लोग, 1/9 - 1 तो 1/8 हो गया। 1/8 हम लोगों को याद है कितना होता है, 12.5% होता है। 12.5% से क्या होगा हमारा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 60%, देन बाय व्हाट परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज सो दैट इज एक्सपेंडिचर शुड बी कांस्टेंट। मतलब चीनी की प्राइस क्या हो रही है, रेट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है 60% से। तो बताइए कितने परसेंट से उसका कंजम्पशन इंक्रीज़ कर दे कि सो दैट द एक्सपेंडिचर क्या हो, हमारा कांस्टेंट हो। तो 60% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 60% को ऐसे लिख सकते हैं, 60/100। 60 क्या लिख दिए यहाँ पे हम लोग, 100 लिख दिए। ये कैंसिल हो गया और ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 3/5 से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। कितने से इंक्रीज़ होना चाहिए इसको, 3/5 - 3
कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा इसका कंजम्पशन, 1/2 कितना होता है 50%, और 3 इंटू 150 कितना हो जाएगा 150% से क्या होना चाहिए आपका कंजम्पशन इंक्रीज़ करेगा। तो एक्सपेंडिचर मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक नोट है, तो नोट हम लोगों को यही चीज़ है कि वी ऑलवेज़, हम लोग जो है कभी भी कैलकुलेट जो करते हैं परसेंटेज, हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल वैल्यू पे ही कैलकुलेट करेंगे। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द फाइनल वैल्यू। कभी भी इसको हम लोग फाइनल वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, कभी भी किस पे करेंगे, हम लोग इनिशियल वैल्यू पे ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, कोई भी एक नंबर जो कि आपका 33.33% से इंक्रीज़ हुआ, 33.33% से इंक्रीज़ हुआ, और वो बन गया आपको 400। कितना बन गया आपका, 400 बन गया। तो और आपको ये इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग इसका 33.33% घटाया और यहाँ पे x की वैल्यू लिख दी, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कितना आपका 33.33 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। इतने से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये कितने से घटेगा, 1/4 से घटेगा ना। तो 1/4 इसका कितना हो जाएगा, 1/4 इसका हो जाएगा 100। 1/4 हो गया इसका 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। और ये क्या हो रहा है, घटेगा, तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 300। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 300। x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 300 आ गई। फिर से 300 को अगर हम लोग इसका 33.33% मतलब 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से हमारा 400 आ जाएगा। होप कि आपको ये समझ में आएगा, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।